प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज हम अपना दूसरा टॉपिक करेंगे, वर्ण व्यवस्था, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी है क्या है ये, और वर्ण व्यवस्था इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। वर्णों के बारे में हमने पढ़ा था कि वर्ण होते क्या हैं। तो इनका जो सिस्टमेटिक ढंग से इनको रखा गया है, वो व्यवस्था है जो उसको आज हम पढ़ेंगे। तो जान लेते हैं फोनोलॉजी। वर्ण क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि वर्ण है क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आता है, किसी भी कंपटीशन टेस्ट में पूछ लिया जाता है कि इनमें से वो छांटे जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये उसमें वर्ण भी दे देते हैं, शब्द भी दे देते हैं, वाक्य भी दे देते हैं। तो हमारा जो आंसर होता है इसमें वर्ण होता है। तो वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्णों को जोड़कर शब्द बन जाते हैं, लेकिन वर्ण एज इट इज रहता है। बोलने में इसे ध्वनि भी कहा जाता है। ये भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है हमेशा। वर्ण का दूसरा नाम क्या है? ध्वनि। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। मतलब जो हम साउंड मुख से निकालेंगे ना, वो ध्वनि होगा, लेकिन जब उस साउंड को, उस ध्वनि को हम लिखेंगे तो वो हमारा वर्ण बन जाएगा। क्योंकि हमारे मुख से निकलने वाली जितनी भी ध्वनियाँ हैं, उनको हम जब तक लिख कर नहीं बता पाएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या बोला है। तो हमें लिखने का भी पता होना चाहिए। इसलिए मुख से निकली जो भी ध्वनियाँ हैं, उनको हम जब लिख देते हैं तो वर्ण बन जाते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए किया जाता है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए किया जाता है। इसे हम अक्षर भी कहते हैं। तीसरा नाम आ गया इसी का, अक्षर। तो ये 3 नाम, वर्ण, ध्वनि, अक्षर, एक ही होता है। इसका अर्थ है इसके और टुकड़े नहीं किए जाते। अक्षर, अ प्लस क्षर। तो अ होता है बिना अक्षर, मतलब तोड़े, मतलब इसके टुकड़े नहीं होंगे। अ उपसर्ग है इसमें, अक्षर इसमें मूल शब्द है। तो इसका मतलब यह हुआ अक्षर, मतलब जो ना टूटे, जिसके टुकड़े न हो, उसे कहते हैं अक्षर। अक्षर उसे कहते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार वर्ण भाषा के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक है, और ये भाषा की लघुतम इकाई है। लघुतम मतलब सबसे छोटी इकाई है। भाषा जो वर्ण है, उच्चारण भी होता है और लिखित भी है, दोनों का ही सिंबल है ये वर्ण। हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। हमें पता है हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि में आ ई ई ये सारे वर्ण हैं। अब जान लेते हैं वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब सिस्टमैटिक ढंग से ग्रुप बना दिए हैं उनके, तो वो सारा ग्रुप है जो वो वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला का मानक रूप इस प्रकार से है। हिंदी जो वर्णमाला है हमारी, उसको इस तरीके से, ये अक्षर हैं जो जिनके माध्यम से हम हिंदी सीखते हैं, जिनके माध्यम से हम हिंदी बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, और ये हमारे मानक है। मतलब इनको ऑथेंटिक माना जाता है। यही हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने सही चुने हैं। अगर हम इन शब्दों को या इन अक्षरों को अलग तरीके से लिखेंगे तो वो मान्य नहीं होंगे। ये हमारा मानक रूप है। ये स्वरों की मात्राएं हैं, जितने भी ऊपर हैं इनकी मात्राएं हैं। अ की मात्रा होती नहीं है, इसलिए डैश लगा रखी है। तो ये सभी की मात्राएं हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, ध्यान रखें। आगे हम जानते हैं अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। अनुस्वार ये होता है, बिंदी जो हम लगाते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग जो 2 बिंदु किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, अक्षर के पीछे लगते हैं, वर्ण के पीछे लगते हैं, वो होते हैं विसर्ग। ये संस्कृत में भी यूज किए जाते हैं। आगे देखिए, कॉन्सोनेंट या व्यंजन किसे कहते हैं। ये जितने भी हमारे हमने बना रखे हैं ग्रुप, क से अंग तक वर्ग है, और च से अयों तक चवर्ग है, और ट से अणों तक टवर्ग है, त से न तक तवर्ग है, प से म तक पवर्ग है, और य र ल व अंधस्थ व्यंजन है। श स स ह ऊष्म व्यंजन है। क्ष त्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन है। अ ज फ ये आगत वर्ण है।
इनको ग्रुप में बांटा गया है। ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ये सभी इनको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इस वर्ग का व्यंजन है। तो ये जो यर लव अथस्थ व्यंजन है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इनको अथस्थ क्यों कहा जाता है, अंतस्थ उसम क्यों कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, आगत वर्ण क्या होते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, इसमें हम ध्यान दें, थोड़ी सी मेन सी बातें हैं जो हम समझ लें। हिंदी के वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, हमने पढ़ लिया है, क्योंकि इनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। हिंदी के सभी व्यंजनों में अ वर्ण होता है। आपने देखा होगा, बहुत बार हम देखते हैं क प्लस अ होता है, तो वो क बन जाता है। अगर क पूरा नहीं है तो उसके नीचे हलंत लगाया जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा आधा व्यंजन। तो जितने भी व्यंजन हैं हमारे, सभी के अंदर अ है जो वो मिला हुआ होता है। अगर अ मिला नहीं होगा तो उसमें हलंत लगाना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है, तब व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे क, भ, मानक वर्णमाला के अनुसार अंकों के लिए संख्यावाची चिन्ह, प्राचीन भारतीय अंक जो अंकों के आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होता है वो इस प्रकार से है। ये देवनागरी के प्राचीन अंक हैं जो पहले प्रयोग किए जाते थे, लेकिन अब इन अंकों को है जो मान्यता मिली हुई है, हम इनके आधार पर अब अपनी संख्या को लिखते हैं। ये प्राचीन थे जब देवनागरी लिपि में लिखे जाते थे। इन्हीं शब्द अंकों को अब ऐसे लिखा जाता है। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त मतलब जुड़े हुए। दो व्यंजनों को आपस में जोड़ने से एक नया व्यंजन बन जाता है, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे क्ष है, ये क्षत्रिय, तो ये क और श दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ, दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कक्षा, रक्षा लिखते हैं। तो आगे देखिए, इसमें त्र, त और र, त में आधा है और र पूरा है, त्रिभुज, त्रिकाल। ज्ञ, ज और अय, इन दोनों के मेल से बना है ज्ञ, तो ये है ज्ञात, विज्ञान। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों हैं जो किन के मेल से बने हुए हैं। आगे देखिए, श्र, जो अभी ये नया वर्ण हमारे साथ जुड़ा हुआ है, श्रमिक वाला, तो ये श्रम और विश्राम, श्रमिक, ये सारे इस श्र से शुरू होते हैं। और ध्वनि का प्रयोग अंग्रेजी भाषा से आगत शब्दों के लिए होता है। ये अंग्रेजी से आया हुआ शब्द है, इसे हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ आ और ओ के मध्यवर्ती ध्वनि है। उदाहरण, डॉक्टर, कॉलेज, कॉफ़ी। कहने का मतलब ये है कि ये आ और ओ, इन दोनों का बीच का उच्चारण है। ठीक है, तो ये जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफ़ी। अब इसको हम कॉफ़ी नहीं बोलेंगे, कॉफ़ी, और डॉक्टर नहीं बोलेंगे, डॉक्टर, क्योंकि ये इन दोनों के बीच की ध्वनि है, बीच की आवाज़ है। ना ये आ है ना ये ओ है, ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है, ये है आगत स्वर। आगे देखिए, वर्णों के भेद कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इसके बारे में जान लेते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर हैं जो उनको वोवल्स भी कहते हैं और इंग्लिश में, और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो आगे जान लेते हैं, स्वर हैं जो वोवल्स हैं वो होते क्या हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब ये स्वतंत्र उच्चारण होता है, इनको बोलने के लिए किसी की वर्ण की, किसी व्यंजन की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वरों के उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, ये देखिए, ये सारे हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनकी संख्या कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमारे पास ये 11 स्वर हैं। आगे देखिए, पारंपरिक वर्णमाला में अंग और अ को भी स्वरों में गिना जाता था। ये इन दोनों को स्वरों में गिना जाता था पहले, लेकिन अब इनको नहीं गिना जाता है, पर उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन ही है।
अंग को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहा जाता है। ये हमेशा स्वर के बाद ही आते हैं, वैसे इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह इन दोनों को ही कहते हैं, अंग और अ को, क्योंकि इसका अयोगवाह कहने का पर्पज़ ये है कि ये दोनों जो वर्ण है ना, ये दोनों किसी स्वर का आधार लेकर ही बोले जाते हैं। अगर किसी स्वर का आधार नहीं होगा तो ये बोले ही नहीं जाएंगे, ये लगाए ही नहीं जाएंगे। अयोगवाह का मतलब होता है ऐसे वर्ण जो किसी का आधार लिए बगैर न बोले जाएं। तो ये ध्वनियाँ न तो स्वर है न व्यंजन है, ये दोनों का ही मेल है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया, वर्णों के भेद पता चला हमें। आगे देखते हैं हम थोड़ा सा अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार है जो जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं छोटी छोटी सी, उसी व्यंजन वर्ण की अंतिम नासिक वर्ण के रूप में उच्चरित होता है। ध्यान दीजिए, हमें कई बार हमें डाउट रहता है कि जो ये छोटी सी बिंदी लगी हुई है अनुस्वार की, इसकी साउंड है जो वो किसकी निकलेगी, म की निकले, ग की निकले, किसकी निकलेगी। तो ज़रा ध्यान से सुनिए इस बात को, ये बड़ी ही अच्छी बात है कि ये छोटी छोटी बातें हमें समझने का मौका मिल रहा है। अब ये देखिए, गंगा को पहले ऐसे लिखा जाता था, पंकज को ऐसे लिखा जाता था। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये साउंड है, ये जो बिंदी है, ये इसके लिए प्रयोग की गई है, ठीक है, और जो ये अंग है इसके लिए प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये अनुस्वार लगेगा वो जो जिस लाइन का लास्ट अक्षर है ये उसी लाइन की जो साउंड देगा। अब देखिए, ये घंटा शब्द है, जो ये अनुस्वार है ना, जो ये टवर्ग का लास्ट वो है, वर्ण है, टवर्ग का लास्ट वर्ण है, तो इसी की साउंड दे रहा है, ठीक है। और ये देखिए झंडा, अब ये ढ है जो वो भी ट्वर्ग का ही अक्षर है, ट्वर्ग लाइन में ही से ही उठाया हुआ वर्ण है, तो यहाँ पर भी ये लास्ट पांचवा अक्षर जो होता है, पांचवा वर्ण जो होता है, उसकी आवाज़ दे रहा है। जरा इधर देख लीजिए, दंत। अब दंत में ये अनुस्वार है जो किसकी आवाज़ देगा, न की देगा, लेकिन हमें नहीं पता कैसे देगा। तो यहाँ पर समझिए, जो दंत है, त लिखा है जो पीछे, त का पांचवा वर्ण कौन सा है, न, तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि जो अनुस्वार है वो इसकी में न की साउंड दे रहा है, ठीक है। तवर्ग का पांचवा वर्ण और न होता है। बंद, बंद में देखिए ये भी न की साउंड दे रहा है, क्योंकि ये तवर्ग का ही लाइन का ही एक वर्ण है, और जब कभी अनुस्वार इस तरीके से आए तो साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि जिस वर्ग का पांचवा अक्षर ये होगा, ये उसी की आवाज़ है, जो साउंड है वो देगा। यहाँ तक समझ आया। आगे देखिए, यहाँ पर मंच, कुंज। मंच है जो इसमें म के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, जो म के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है वो साउंड दे रहा है, क्योंकि च उसके पीछे है, च का पांचवा वर्ण क्या है, अयो, ये उसी की आवाज़ दे रहा है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार है जो वो किसकी साउंड देता है, किसकी आवाज़ देता है, इस तरीके से हम उसको समझ लेते हैं। आगे देखिए, विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, नमः। और री का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है, ऋण, ऋषि, ऋतु, घृत, कृषि। ये एक पहचान हो जाती है संस्कृत के शब्दों की। री कभी भी हिंदी के शब्दों में प्रयोग नहीं होता, ये संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होता है, क्योंकि री जो है जो संस्कृत का ही शब्द है। ये कुछ मुख्य बातें थी जिनको हम समझ लें तो आसानी रहती है। आगे देखिए बच्चे, स्वरों के भेद कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ वोवल्स। वोवल्स के भी आगे भेद होते हैं, पहले हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट्स के काइंड, अब है वोवल्स के काइंड। तो वोवल्स के कितने हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होता है शॉर्ट वोवल और दीर्घ होता है लॉन्ग वोवल। तो जान लेते हैं होते क्या हैं ये। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, छोटे स्वर कहते हैं। ये चार हैं, मतलब इनको बोलने में कम समय लगता है, एक ही मात्रा का समय लगता है, जैसे अ,
ई, ऊ, री, ये तीनों ही ऋषभ स्वर हैं, शॉर्ट वॉवल हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है हिंदी में मूल स्वरों की संख्या। ठीक है, कई बार ऑप्शन में इनमें से एक स्वर दे दिया जाता है और बाकी दूसरे स्वर दे दिए जाते हैं दीर्घ स्वरों में से, और फिर पूछ लिया जाता है इनमें से मूल स्वर कौन सा है। तो तब हमें ध्यान रखना है 4 मूल स्वर हैं, ये हैं वो भी स्वर ही हैं लेकिन वो दीर्घ स्वर में ही आएंगे। आगे देखिए दीर्घ स्वरों के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में अधिक समय लगे, मतलब 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, उन्हें लॉन्ग वोवल कहते हैं। लॉन्ग वोवल होते हैं जिनमें 2 मात्रा का समय लगे, मतलब इनको आपस में मिलाने से जब दूसरा स्वर तैयार होगा वो हमारा होगा दीर्घ स्वर, मतलब वो बढ़ गया, बड़ा हो गया। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर है, लॉन्ग वॉवल है। आगे देखिए इनके बारे में मुख्य एक बात, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं है, वरना ये अपने आप में स्वतंत्र है। ये जोड़कर बने हैं लेकिन ये उनका जो ह्रस्व स्वर है उनका बड़ा रूप नहीं है, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, मतलब ये भी सब जो स्वर है ना उनमें काउंट होते हैं, इन्हीं में नहीं काउंट होते, ये अलग से स्वर है क्योंकि हमारे पास स्वरों की संख्या 11 है, ये हमारे सिर्फ 4 मूल स्वर हैं। आगे देखिए ये हमने पढ़ लिया है, अयोगवाह होते हैं ये हमारे, इनको स्वरों में भी गिन लिया जाता है, वास्तव में ये व्यंजन और स्वर दोनों का ही रूप है। आगे देखिए सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है। इनका चिन्ह है जो चंद्र बिंदु है, पर जहाँ कोई मात्रा लगी होती है वहाँ केवल बिंदु लगाया जाता है। ये बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, छोटी छोटी चंद्र बिंदु कहीं भी लगा देते हैं, अनुस्वार कहीं भी लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इनका लगाने का एक वो होता है, पर्टिकुलर स्थान होता है कि ये कहाँ पर लगेगा कहाँ पर नहीं लगेगा। आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे हमारे पास ये ह है, ह शब्द है, जैसे इसको हमने ह बनाना है तो ह में जब मात्रा के पास ही बिंदु लग जाता है। ठीक है, अगर मात्रा है तभी बिंदु लगता है, नहीं तो ये बिंदु नहीं लगता है जब हमने प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो आगे देखिए इसमें कैसे हम इसको दिखा सकते हैं। चंद्र बिंदु कैसे लगेगा? चंद्र बिंदु हमेशा मात्रा के ऊपर लगता है, ये जैसे संवार है, अब ये बिंदु हम व के ऊपर नहीं लगाएंगे ऐसे ही, और न र के ऊपर लगाएंगे। अब इसके अंदर है संवार, तो यहाँ से साउंड आ रही है तो यहीं पर लगेगा। वैसे ही बिंद, बिंद देखिए मैंने आपको बताया जहाँ मात्रा मिलती है, जिस खड़ी पाई पर मात्रा मिलती है उसी खड़ी पाई पर ये अनुस्वार लगता है और उसी खड़ी पाई पर ये चंद्र बिंदु लगता है। आगे देखिए गोंद, अब ये देखिए गोंद शब्द है ना, जो ये अनुस्वार मैंने बोला खड़ी पाई पर लगेगा, तो देखो खड़ी पाई पर ही लगेगा। कुछ बच्चे इसको कभी इधर लगा देते हैं, कुछ इधर लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से शब्द है जो वो उसका तो अर्थ ही बदल जाएगा। कहाँ कहाँ में बच्चे बहुत बार जो चंद्र बिंदु है कभी क के ऊपर लगा दिया, कभी यहाँ दूर सी लगा देते हैं, ऐसे नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा। कहाँ, ऊंट, ये देखिए बिल्कुल चंद्र बिंदु सही स्थान पर ऐसे लगेंगे, कहीं पर भी ऐसे नहीं लगाना है। तो ये हमारा कुछ आज का टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं जो बेसिक हैं, जिनके आधार पर जो हिंदी की व्याकरण है वो टिकी हुई है, और हमें यही समझ में आ जाए तो हिंदी की व्याकरण हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आए और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी कंपटीशन टेस्टों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी में से कम 8-10 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।